सो हेलो एवरीवन, मैं आसिफ अलवी, आप लोगों का केमिस्ट्री फैकल्टी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ स्काइनॉमिक्स एकेडमी। तो बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। आगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होता है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग ये वीडियो देखने जा रहे हैं, सबसे पहले पिछली वीडियो जाकर के हमारी प्लेलिस्ट के अंदर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। तो बेटा, आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, डेट इज डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिएगा बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है हमारे पास। सपोज कीजिए एक बीकर है हमारे पास। ये दो अलग अलग बीकर मैं ले रहा हूं बेटा। एक बीकर हमारे पास ये है और एक बीकर हमारे पास ये है। दिस इज बीकर ए एंड दिस इज बीकर बी। दोनों बीकर के अंदर बेटा मैंने 100 ml पानी लिया हुआ है। दोनों बीकर के अंदर मैंने 100 ml पानी लिया हुआ है। सेम ब्रांड का पानी लिया हुआ है, ठीक है। एक बंदा आता है जो इसमें 1 स्पून शुगर डाल करके चला जाता है। एक बंदा आता है इसमें 1 स्पून शुगर डाल करके चला जाता है, और दूसरा बंदा आता है वो इसमें 2 स्पून शुगर डाल करके चला जाता है। तो मुझे बताइए बेटा, एक कॉमन मैन की तरह, एक ले मैन की तरह, किस बीकर का मिठास ज़्यादा होगा, किस बीकर का मिठास ज़्यादा होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बीकर बी का मिठास ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज उसमें चीनी का अमाउंट, चीनी की मात्रा ज़्यादा है। तो बीकर बी का मिठास ज़्यादा है। इसी मिठास को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कंसंट्रेशन बोला जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, हमने बेटा यहाँ सबसे पहले अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को फिक्स करा। दोनों बीकर में 100 ml पानी लिया। अगर मैं इसमें 100 ml पानी लेता और इसके अंदर मैं 500 ml पानी ले लेता, तो भले ही आप इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दे तो इसका मिठास तब कम होता। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें किसी ना किसी एक कंपोनेंट का तो अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा। तो हमने किसका अमाउंट फिक्स करा बेटा, सॉल्वेंट का अमाउंट हम लोगों ने फिक्स करा। तो हम बोल रहे हैं कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। स्पेसिफिक का मतलब क्या है बेटा, स्पेसिफिक का मतलब है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बोला जाता है। तो बेटा बताइए मुझे, किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने वाली है, किस बीकर की कंसंट्रेशन ज्यादा होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, बीकर बी की कंसंट्रेशन ज्यादा होने वाली है, बिकॉज उसके अंदर रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है। बीकर ए की कंसंट्रेशन कम होने वाली है, बिकॉज उसके अंदर रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन को हम हमेशा किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया करते हैं बेटा, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में ही हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। क्लियर है मेरी बात अच्छे से, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। अब आखिर वो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनसे हम अपने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बता सकते हैं। कितना अच्छा होता अगर केवल और केवल एक ही कंसंट्रेशन टर्म होती, बट यहाँ पर एक ही कंसंट्रेशन टर्म नहीं है बेटा, एक से ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। वी आर हैविंग टोटल हाउ मेनी कंसंट्रेशन टर्म्स, वी आर हैविंग टोटल 11 डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देखते हैं बेटा, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। वो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा मैंने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट ए, और बेटा दूसरा आता है हमारा पार्ट बी। दूसरा आता है हमारा क्या, पार्ट बी। सबसे पहला पार्ट ए और दूसरा आता है हमारा पार्ट बी। ये बाइफरकेशन करने का फायदा क्या है, ये बाइफरकेशन करने का फायदा आपको अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि पार्ट ए के अंदर मैंने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स रखी बेटा, वो सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स होने वाली है वॉल्यूम रिलेटेड। These all concentration terms will be volume related concentration terms। और पार्ट बी के अंदर मैं जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स रखने जा रहा हूँ बेटा, these all concentration terms will be mass related concentration terms। एनसीईआरटी बुक उठा करके देखोगे तो वो तो एक ही साथ 8 की 8 या 10 की 10 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा देता है, ठीक है।
हमारे सिलेबस में केवल 8 कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों को पढ़नी है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर टोटल 11 कंसंट्रेशन टर्म्स लिखवाने जा रहा हूँ। पढ़ेंगे हम केवल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स ही, बिकॉज उनमें से 3 कंसंट्रेशन टर्म बेटा हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट। तो बताइए मुझे ये बाइफर्केशन आखिर मैं क्यों कर रहा हूँ। पार्ट ए के अंदर जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी वो सारी की सारी वॉल्यूम रिलेटेड होगी, और पार्ट बी के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी वो सारी की सारी मास रिलेटेड होगी। अब मुझे बताइए बेटा, टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर वॉल्यूम डिपेंड करता है या मास डिपेंड करता है? क्या चीज डिपेंड करती है टेम्परेचर पर? हाँ बहुत बढ़िया, जो आप सोच रहे हो बहुत अच्छा सोच रहे हो कि सर टेम्परेचर पर तो वॉल्यूम डिपेंड करता है, इसका मतलब पार्ट ए के अंदर जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स आने वाली हैं वो सारी की सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, वो सारी की सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। और पार्ट बी के अंदर जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स आने वाली हैं वो सारी की सारी बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने वाली है, वो सारी की सारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने वाली है। तो सबसे पहला फायदा इस बाइफर्केशन का यही है कि आपका 1 नंबर का सवाल तो पक्का हो गया, और एक सवाल आता ही आता है हर साल बोर्ड में कि बताइए कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो पार्ट ए में जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स लिखने जा रहा हूँ बेटा वो सारी की सारी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और पार्ट बी में जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स लिखने जा रहा हूँ वो सारी की सारी टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली नहीं है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो देखते हैं पार्ट ए में बेटा सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों की आने वाली है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको ये हेडिंग मिलने वाली नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हमारी जिंदगी में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन तब आया था जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम 9th क्लास में थे। 9th क्लास में जी हाँ पढ़ा दिया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। क्लास 11th की और क्लास 12th की एनसीईआरटी में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड में नहीं पूछ सकता, क्योंकि 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो 11th और 12th में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है हमारे पास परसेंटेज बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज आवर परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और इन शॉर्ट इट इज रिटन एज परसेंट वी बाय वी। इट इज रिटन एज परसेंट वी बाय वी। नेक्स्ट नंबर 3rd आती है बेटा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, एंड इट इज रिटन एज परसेंट W बाय V। परसेंट W बाय V। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म बेटा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म जिसको पार्ट ए का मैं बोलता हूँ, दैट इज आवर मोलैरिटी। दैट इज आवर मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो मोलैरिटी पर ही पूछे जाते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है हमारे पास नॉर्मेलिटी, और नेक्स्ट आती है बेटा हमारे पास डिनोटेड बाय कैपिटल N, और लास्ट कंसंट्रेशन टर्म पार्ट ए की जो आती है दैट इज बेटा आवर फॉर्मेलिटी। नाम पता होना चाहिए, बट ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, इन दोनों के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना, ना ही नॉर्मेलिटी ना ही फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी के साथ हम लोग भी फॉर्मेलिटी दिखाने वाले हैं। तो दीज आर द 4 कंसंट्रेशन टर्म्स जो पार्ट ए के अंदर हमें पढ़नी है। नेक्स्ट आता है बेटा पार्ट बी। पार्ट बी में सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म आती है हमारे पास परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास, जिसको इन शॉर्ट लिखा जाता है परसेंट W बाय W। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको इन शॉर्ट लिखा जाता है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल x। हालांकि इसको डिनोट करते हैं बाय राइटिंग दिस सिंबल, एंड दिस सिंबल इज नोन एज काई। अगर आप हायर लेवल की स्टैंडर्ड बुक्स देख रहे हैं तो वहां पर मोल फ्रैक्शन को बेटा काई से डिनोट किया जाता है, बट हम लोग काई से डिनोट नहीं करते। हमें तो चाइना के माल का बहिष्कार करना है, हमारी एनसीईआरटी वाला भी चाइना के माल का बहिष्कार करता है, तो इसीलिए हम काई से डिनोट ना करके मोल फ्रैक्शन को स्मॉल x से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म
टर्म आती है बेटा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी के बाद जो अगली कंसंट्रेशन टर्म इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज मोलैलिटी। ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई लग रहे हैं। ये मोलैरिटी है और वो मोलैलिटी है, ये मोलैरिटी है और वो मोलैरिटी है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है बेटा बाय राइटिंग कैपिटल एम, और मोलैलिटी को डिनोट किया जाता है बाय राइटिंग स्मॉल एम। इनके फॉर्मूलाज के अंदर भी डिफरेंस आता है बेटा, फॉर्मूलाज में भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो इसीलिए एग्जामिनर सबसे ज्यादा जो सवाल पूछता है वो मोलैरिटी और मोलैलिटी से ही पूछता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल वो ये पूछेगा कि बताइए आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी? तो बेटा मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। मोलैरिटी के बाद आता है बेटा नेक्स्ट हमारा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको इन शॉर्ट हम लिखते हैं, जिसको इन शॉर्ट हम लिखते हैं बेटा पीपीएम। क्या लिखते हैं? पीपीएम। और नेक्स्ट बिल्कुल इसी के सिमिलर आता है बेटा हमारा पार्ट्स पर बिलियन, जिसको हम क्या लिखते हैं? पीपीबी। तो बेटा ये ओवरऑल हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स हो चुकी हैं? पार्ट ए में 6 कंसंट्रेशन टर्म्स और पार्ट बी में 5 कंसंट्रेशन टर्म्स। और ये पीपीबी बेटा हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, इसको हमें नहीं पढ़ना, बट नाम तो हम लोगों को पता होना चाहिए। और देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया है। ये डिवाइड करने का फायदा, सबसे पहला फायदा आपको ये पता चल गया कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है और कौन सी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है, सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है बेटा? पार्ट ए में जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स लिखी हैं, 6 की 6 कंसंट्रेशन टर्म्स, ये सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। मतलब अगर मुझे गलती से एक भी कंसंट्रेशन टर्म पता चल गई तो मैं बाकी बची हुई सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकता हूँ। और सिमिलरली पार्ट बी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब सर सवाल क्या आता है? अगर कोई सवाल ऐसा आ गया कि मोलैरिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मोलैरिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करो, या फिर परसेंट वी बाय वी को परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में कन्वर्ट करके बताओ, या फिर परसेंट वी बाय वी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। मतलब इफ आई वांट टू कन्वर्ट पार्ट ए कंसंट्रेशन टर्म इनटू पार्ट बी कंसंट्रेशन टर्म, तो क्या करेंगे बेटा? अगर मैं पार्ट ए से पार्ट बी में जाना चाह रहा हूँ या फिर पार्ट बी से पार्ट ए में जाना चाह रहा हूँ, मींस मैं वॉल्यूम से मास में जाना चाह रहा हूँ। किससे किस में जाना चाह रहा हूँ बेटा? वॉल्यूम से मास में जाना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताइए मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप कौन दिखाता है? ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम? व्हाट इज दैट टर्म नोन एज, जो मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप शो करता है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, दैट टर्म इज नोन एज डेंसिटी। तो अगर आप पार्ट ए को पार्ट बी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में पता होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। और वो क्वेश्चन में डेंसिटी दे करके रखेगा। अगर उसने आपको मोलैरिटी दी हुई है और वो मोलैरिटी से मोलैरिटी कैलकुलेट करवाना चाह रहा है तो क्वेश्चन में वो आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे करके रखेगा। क्लियर है बात अच्छे से? तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म को 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।